बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज की जो सुबह है मुल्तान की वो बहुत ही खूबसूरत है। बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये मौसम जो है वो सबको ही बड़ा जो है वो खुशगवार लग रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि जब सुबह सुबह आप उठते हैं और इस तरह का मौसम हो तो बड़ी अच्छी गुड वाइब्स आती हैं, इंसान को मूड भी अच्छा होता है और इंसान थोड़ा एक्टिव भी हो जाता है। अगर कोई काम करने का दिल नहीं भी कर रहा तो अगर मौसम अच्छा है तो इंसान जो है वो काम भी अच्छे तरीके से कर लेता है, क्योंकि हमेशा हम एक बात करते हैं कि जो मौसम का असर है वो हमेशा हमारे रवैयों पर भी होता है। हमारे जो है उसके असरात हमें हमेशा हमारे ऊपर रहते हैं। तो इसलिए अगर गर्मी होती है तो शदीद गुस्सा भी आ रहा होता है और अगर मौसम अच्छा हो और कहीं अगर थोड़ा बहुत गुस्सा हो भी तो वो भी ठंडा हो जाता है। लिहाजा खुश रहें, ज़िंदगी को एंजॉय करते रहें भरपूर तरीके से। मसले मसाइल तो ज़िंदगी में चलते रहेंगे, लेकिन आज वीकेंड भी है और वीकेंड को आपने एंजॉय भी करना है, मौसम को भी एंजॉय करना है। और आजकल हम ज़्यादा देखते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा अफरा तफरी वाला माहौल चल रहा है। लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है, तो स्पेशली जो आपकी फैमिली है, अपने आपके जो प्यारे हैं उनको ज़रूर टाइम दिया करें। जब आप अपने वालिदैन के साथ बैठेंगे, बहन भाइयों के साथ बैठेंगे, उनके साथ शेयरिंग करेंगे तो आप खुद देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपकी जब शेयरिंग से ही हल हो जाती हैं। लिहाजा आपकी कम्युनिकेशन जो है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी सज्जाद सियाल साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज़ कम्युनिटी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो है जी हमारे रूही के सीनियर रिपोर्टर हैं जुनेद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जुनेद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बहुत शुक्रिया। आज हम, क्योंकि आपको पता है कि जुनेद हमेशा सियासी बीट के साथ इनका रहता है, तो सियासत के हवाले से थोड़ी सी बात होगी। जो इस टाइम मुल्क की सूरत हाल चल रही है उस पर बात करेंगे। इस टाइम हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और साथ ही हम सज्जाद साहब से बात करेंगे आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है स्पेशली उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हवाले से भी बात करेंगे। तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सज्जाद साहब, क्या हालचाल हैं? मौसम को एंजॉय करें, मुल्तान का आज मौसम बड़ा खूबसूरत है। माशाल्लाह यार, जबरदस्त मौसम है और फल भी माशाल्लाह आमदे साढ़े मशहूर हैं। तो अच्छा, ये हो नहीं सकता जो हमारे शो में आए ना और वो मौसम के साथ साथ आम की बात जरूर करता है। तोहफे भिजेंदे खड़े हैं दोस्तों को, पूरी दुनिया भिजेंदे खड़े हैं, आप ही खाते पे हैं। ये साड़ी पहचान है मुल्तान दी आम। रोही को तोहफा कहनी भी देता, रोही को हाजिर है तोहफे भिजेंदे पे हो तो कुछ रोही वास्ते तोहफा कहना हो। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, इस टाइम जो हम ओवरऑल मुल्क की और जो हमारी सियासी सूरत हाल चल रही है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की बड़ी खिदमत करें खड़े और मुल्क के जरा मुआदला बड़े मुश्किलात नाल वो बैर वेन ते पहले तो उन्होंने देश निकाला वेंदे, मजबूर थी के वेन, खुशी नाल नहीं वेंदे। अच्छा, जे टाइम उथा वन के मेहनत करें, जरा बादला बजे मुल्क की खिदमत करें, जे टाइम इतना वापस आने उन्होंने हकूक नहीं मिलते। अगर उन्होंने जदादा को, उन्होंने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। अच्छा, दूसरी चीज़ है, हम मिसाल तौर मैं जिंदगी प्रदेश ला के आया, 40 साल ला के आया, मैं बकायदा जरा मुआदला भिजेंदा रह गया, तो घेन नहीं गया, भिजेंदा रह गया, रिकॉर्ड हिस्सा है। मैं अपने वास्ते नहीं, एक मिसाल लेना पाया। मैं तो इलेक्शन वास्ते दरखास्त दी है PP 213 की मुल्तान तो इलेक्शन कमीशन ने मेरी दरखास्त इस वजह तो रिजेक्ट कर दी थी कि तुसा वोट दे सकते हो, घेर नहीं सकते। देवन च हाली फैसला कोई नहीं था। असा खुद पाकिस्तानी दोहरी नेशनलिटी की बुनियाद पर इतराज लाए। असा खुद यूरोप जे रहांदे पे पाकिस्तानी, अगर वो मुल्क साको इलेक्शन लड़न का भी हक देने, उत्थों के वजीर आदम तक बनते पे पाकिस्तानी, लॉर्ड मेयर बनते पे, कौंसलर बनते पे, जेड़ा साडा मुल्क है बुनियादी, ये साडा हक क्यों खत्म किया पे वेंदे? साक वोट देवन, वोट गिनन, इलेक्शन लड़न का साडा हक खत्म न किया वजे। दूजी गाल इतना ओवरसीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दो, साढ़े ओवरसीज़ पाकिस्तान मजीद ही जरा बदला गिन के आवन को तैयार हैं। उन्होंने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ चाहिए है, उन्होंने जदादा, उन्होंने कारोबार, क्योंकि वो एक बड़े मुनज़्ज़म मुल्क जो रह के आने वो ये चीज़ां बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अच्छा वो जरा मुआदला जरा साढ़े मुल्क के घिन के आसन वो बलदा प्रॉफिट की सूरत वापस नहीं घिन वेंदे वो प्रॉफिट इत्थे ही रासी जरा मुआदला इत्थे ही रासी एक इन चीज़ का ख्याल किया वने दूजी मौके ते तुहाडी मेहरबानी रोई वालियां ने दूजे ये भी मैं गुजारिश करी सक जेड़े गैर मुल्की साढ़े मुल्क रहंदे पे मिसाल तो बंगाली अफगानी ईरानी कई भी मुल्क देन पे वो अज साल साल तो साढ़े मुल्क रहंदे पे उन्होंने को हकूक दिता वजे उन्होंने को जिवें यूरोप रजिस्ट्रेशन की वजे उन्होंने को दोहरी नेशनलिटी दी वजे उन्होंने को इतना कारोबार ही करेंदे पे 40-40 साल तो रहंदे पे एक नौजवान जिहदी पैदाइश पाकिस्तान इत्थे ही वो इत्थे ही स्टडी करेंदा पे इत्थे ही पढ़ के जवान ते कारोबार करेंदा पे उनके कोल बगैर दा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान दे कोई नहीं वो अनलीगल डॉक्यूमेंट रखी वदन अगर अस उन लोगों को जिवें अस अपनी मिसाल यूरोप दे अगर उन्होंने को लीगल किया वजे पाकिस्तान ने फैलर बनाया वजे सारे मकसद रेवन्यू टैक्स बड़ी आमदन थी सी और उन्हों का हक बनते उन्हों का भी हक दिता वजे सही। अच्छा इसमें मजीद भी हम बात करेंगे राइट्स के ऊपर साथ साथ जो है हम बात कर लेते हैं जुनैद से। जुनैद इस टाइम जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है इसके बारे में हमें बताएं। हाँ बिल्कुल आसमा मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है यकीनी तौर पर जो हुकूमत है वफाकी हुकूमत जो है वो भी अपना वक्त जो है वो पूरा कर चुकी है 12 अगस्त को जो हो जाएंगे होती है तो पंजाब में तो पहले से ही निगरान सेटअप मौजूद है KPK में पहले से निगरान सेटअप मौजूद है तो इस तरह बाकी असम्बलियों के अंदर भी जब निगरान सेटअप आ जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर एक जो है वो मुल्क के अंदर जो है कि इंतखाबात की फिजा बन जाएगी उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की भी वतन वापसी की उम्मीदें जो है चांस जो है वो बढ़ चुके हैं। खुर्शीद कांजू और लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह की जो है वो हमजा शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात हुई है। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से उन्हें पार्टी अमूर के हवाले से वहाँ बुलाया गया था तो ख़ास तौर पर साद काजू की बात की जाए तो उन्होंने हमजा शहबाज से जो है वो 3 नकात पर गुफ्तगू की है जिसको हमजा शहबाज ने सराय हमारे ज़राए के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने जो बात की है कि एक पाकिस्तान के अंदर दोबारा से लसानी फसादात जो हैं उनके एक उभारने की कोशिश की जा रही है। तो उनका कहना था कि उन्होंने डिमांड भी हमजा शहबाज से ये की कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है और अगर आइंदा भी बनती है तो हुकूमती सतह पर एक ऐसा काम होना चाहिए कि हर साल जो है वो 100 से ज़ायद ऐसे उलमा कराम तैयार होने चाहिए जो बाकायदा जो तालीम जो है वो रखते हों और उनके पास एक मुकम्मल नॉलेज हमांगी की फ़िज़ा को जो है वो फ़रोग़ दे। साथ साथ उन्होंने ये डिमांड की कि जनूबी पंजाब एक एग्रीकल्चर लैंड है और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर मीट का एक बहुत अच्छा मतलब मौजूद है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो गाय है वो बछड़ा जो है गाय है वो इधर जनूबी पंजाब में तैयार होता है और वो ज़िबा होने के लिए स्लाटर हाउस कराची में है। तो उन्होंने ये डिमांड की कि स्लाटर हाउस टाइप की जो चीज़ें वो पाकिस्तान वो मुल्तान के अंदर हो ताकि यहीं से वो जानवर जो ज़िबा हो ताकि एक तो ट्रांसपोर्ट के अखराजात कम हो और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है वो रास्ते खोले जाएंगे ममालिक से राब्ते किए जाएं। साथ साथ ये भी उनकी जान से मुतालबा किया गया एग्रीकल्चर को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको उनकी जो है हौसला अफजाई करनी चाहिए और हुकूमती सतह पर उनके चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए। उनके सीड्स पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए उनकी रिसर्च पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए तो जो है मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। तीसरा जो उनसे कहा गया कि मुल्तान के पार्टी अमूर के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और हमजा शहबाज ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब भर के अंदर ख़ास तौर पर उन हलकों के अंदर जहां मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा वहां पर वो नए चेहरों को सामने लाएं ताकि जो है वो एक जो पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसके अंदर भी तब्दीली आए और उसके साथ साथ नए चेहरे आने से जो है पार्टी को एक बूस्ट मिलेगा एक ज़्यादा लोगों तक रसाई होगी। तो ये उनकी मुलाकात का अहवाल था जो कि लाहौर में उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है वो दोबारा से उन्होंने हमजा शहबाज को दौरा मुल्तान की दावत भी दी है और उन्होंने कहा कि जल्द इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जो है वो यकीनी तौर पर फिर कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा तो वो मुल्तान समेत पंजाब भर में जो है वो दौरे करेंगे। सही। अच्छा इसके साथ मजीद भी आपसे जानेंगे सर जिस तरह आप भी इलेक्शन के हवाले से तो आपकी भी तैयारियां चल रही थी तो वो कहाँ तक पहुंची? इंशाअल्लाह ताला भरपूर तैयारी इलेक्शन की सब तो बड़ी ख्वाहिश है कि सारे मुल्क की बेहतरी है कि इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक वक्त थे होने चाहिए और किसी जमात को किसी लीडर को नाहल करने के बजाय नाहल और अहल करने का फैसला
आवाम ते छोड़ा वजे और हर कंहिं को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। भावें नवाज शरीफ कोई है इतना एक बे लत्तां छिकण के चक्कर एक बे को नहल करने के चक्कर च उन्होंने ये टाइम ही साढ़े मुल्क का बहुत अहम लीडर उनके पिछू लगे वदन सारे रल के क्योंकि नहल कराया इदा बने। भावें नवाज शरीफ है या कोई ऐसे जमात जिन्हों के उत्ते असा बैन किया है, अगर कौमी जमात हैं उन्होंने बैन खत्म किया उन्हें कौमी लहर गिन के आना चाहिए। पाकिस्तान उसमें कुछ तरमीम भी तो हुई थी ना, ये जो नाअहली वाले सीन में अभी उसमें क्या तो था कानून साजी की गई है कि 5 साल की जो है वो नाअहली हो, उसके बाद जो है नाअहली खुद ब खुद खत्म हो जाए। और ये अच्छा कानून है कि सियासी बुनियादों पर जो नाअहली होती है उसका एक तो सियासी बुनियादों पर नाअहली होनी नहीं चाहिए। मतलब जिस तरह सजाद सियाह साहब ने कहा कि अवाम में जाएं और अवाम इस चीज़ का फैसला करें कि कौन अहल है और कौन नाअहल है। मगर जाहिर है हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है ना कि अवाम को उस तरीके से भी वोट का भी हक नहीं ना दिया जाता। उससे हटकर भी एक और भी जाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, एक आइन मौजूद है, मगर अदालतों ने भी तो अपना किरदार अदा करना है। तो इसलिए जो 62-63 समेत दीगर जो दफात हैं उन पर जो पूरा नहीं उतरता या कोई नाअहली होती है तो वो उसकी जो टाइम फ्रेम है वो उसको 5 साल किया जाने के हवाले से कानून साजी थी। तो इस हवाले से ये एक बेहतर इकदाम है। देखिए अगर ये 5 साल वाला एलिमेंट अगर होता है तो बहुत से लोग जो है वो इलेक्शन के मैदान में वापस आ जाएंगे। आपको याद होगा कि मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी 5 साल के लिए नाअहल किया गया और उनको तो अदालत में खड़े खड़े सजा सुना दी गई कि जितनी देर आप खड़े हैं तो यही आपकी पनिशमेंट है, और वो 5 साल की जो है वो नाअहल उन्हें कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो नाअहल किया गया, जहांगीर तरीन साहब को भी नाअहल किया गया। इस तरह बेशुमार चीजें। मुल्तान से हमारे चौधरी अब्दुल वहीद अराई साहब भी नाअहल हैं। तो ये अगर हो जाता है तो ये तमाम लोग जो है वो दोबारा से कौमी धारे के अंदर आएंगे, इंतखाबात में आएंगे, तो एक बेहतर जो होगा आवाम के लिए चूज करना। अच्छा, क्योंकि हमारे देखते हैं सियासत हमारी सबकी बहुत पुरानी वही लोग चलते आ रहे हैं, नए लोग जो हैं उनको बड़ा कम मौका मिलता है। अच्छा, फिर जिस तरह की सियासत हमारे यहाँ चल रही है उसको देखते हुए लोग मायूस भी हो जाते हैं और इसको आगे लेके, और फिर ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सियासत जो है ना वो जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो तो वो सियासत में आ सकता है। नहीं, हकीकत है साढ़े मुल्क का कल्चर बन चुके, एक तो विरासत चल पई सियासत, वो खानदान आते पे जो अंग्रेज दौर तो आते पे, ये तो अवाम को खुद तब्दीली घिन के आनी चाहिए कि नवे लोगों को अपने इलाके दे अपने हल्के दे नौजवानों को अगू घिन के आना चाहिए। मगर ये है कि हत्ता के इलेक्शन जमाता भी कब्जा किया है, जमातों के विच ही जमहूरियत होनी चाहिए कि जो साढ़े मुल्क के मेन जमात हैं अगर वो जमात उ विरासत चलती पई है भाई उनके बाद बेटा संभलेंदा पे उनकी बेटी संभलेंदी पई है। इवें अगर मुल्क के जेडे वजीर आजम एक दफा बनते या कोई भी कौमी असम्बली का मैंबर भी बनते वो आदे ये तो मेरी खानदानी सीट थी गई है, कल को अगर आप ही काबिल नहीं रहा वो आदे मेरी बेटी लड़सी मेरा बेटा, उन्होंने हक है। मगर ये कि बिना का भी सारे का हक है पिया, हर आम आदमी को मौका मिलना चाहिए। इवें मैं मुतालबा वाली करेंदा पे अपने वास्ते भी ओवरसीज पाकिस्तानियों की हक तलफी ना की वजे। अच्छा, बीच में उन्होंने ये भी कहा था कि ओवरसीज जो है वो अपना वोट नहीं दे सकते। ये हाल ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक कानून पास है एक वे वोट पा सकते, वल दोबारा बे जमात ने एतराज कर दिता है वे ये वोट नहीं पा सकते। ही बहस वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक ये फैसला दिता है ये वोट पा सकते, मगर हाल ही इलेक्शन कमीशन तस्लीम नहीं करेंदा पिया। वोट पावन के हक दिता उन्हें, वोट घिनण के हक दिता वजे। मिसाल दे दौरी नेशनलिटी अगर कोई जुर्म कोई नहीं, अगर ये साढ़े पाकिस्तानी अगर गैर मुल्क तो आपको मिसाल पहले दी वजीर आजम तक बने पे, बिल्कुल ऐसे ही है। लंदन का डिप्टी मेयर मकसद मेयर हर शहर कौंसलर इटली का पूरी दुनिया इवें जो हकूक है साक भी दिते वजन साढ़े हक तलफी ना की वे। और ये हकूक जो साढ़े इतना मुल्क के साल साल तो आबाद हैं, चाहे वो अफगानी है बंगाली है ईरानिया के बाल हैं जेड़े हैं उन्होंने भी हक दिता वजे, उन्होंने वोट पाने का हक दिता वजे और उन्होंने फैलर बनाया वजे और साढ़े कारोबार मुआशरे का हिस्सा हैं पे और वो गैर कानूनी तौर पर बनवाते पे, क्यों ना तुम उन्होंने लीगल दो तो उन्होंने हक है। ये मेरी गुजारिश है। बाकी जुनेद भाई की अच्छी सोच है साढ़े मुल्तान वास्ते, वो वल गाल घुम घुमा के अंब से आमदी है हुण मुल्तान चों अंब में भेजन मुल्तान कोई सिस्टम को नहीं, ये जनूबी पंजाब मरकज है।
ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਹਿਣ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਫਰੂਟ मिठाई बड़ी ऐसी मंगवाई जाती है। ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्पेशली ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰਗੋ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ यानी कि अगर ये साड़ी मोशत दे साढ़े मुल्तान दे विचों अगर बरह रास्त फ्लैट चलाए वंजन एक्सपोर्ट वास्ते तो साकू मुल्तान को साड़ा पसमानदा इलाका जनूबी पंजाब बड़ा फायदा थी सी। अच्छा, फिर क्योंकि हम इस टाइम एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो हमारी तो बहुत मईशत की इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है और अभी जिस तरह महंगाई जो है वो एकदम आई है उसके साथ साथ हम देख रहे हैं आपके बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल आपका महंगा हुआ है, आपकी ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं खाने पीने की चीज़ें इवन आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो इससे जो है मसाइल वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जुनैद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अवाम जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। हम रोज़ यही बात करते हैं कि आए दिन हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लोग यहाँ तक खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, अपनी फैमिली को वो सिक्योर ही नहीं है ना। जाहिर सी बात है एक वक्त की अगर आप रोटी खाने से मजबूर हैं, आपके इतने मसाइल हो जाएं तो ये तो बड़े आने वाला जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ हमारे लिए मुश्किल होगा। यासमा, पहले सजाद सियाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर क़यादत का फुकदान है। मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर यकीनी तौर पर जो क़यादत जो होती है वो इख्तियार करनी पड़ती है। एक पनीरी की तरह जो है वो क़यादत को तैयार किया जाता है, नर्सरीज में तैयार किया जाता है। सबसे पहले जो लीडरशिप की जो तैयारी का अमल होता है वो स्टूडेंट यूनियंस होती है, मगर पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट यूनियंस पर बैन है। ये जितनी भी आपकी जो ये लीडरशिप है और अब ये बूढ़ी हो गई है लीडरशिप और ये नई क़यादत नहीं आ रही, उसकी वजह ये है कि स्टूडेंट जो लीडरशिप है उसके ऊपर पाबंदी है। स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर अब लीडर तैयार नहीं हो रहे, अब सिर्फ जॉब के लिए जो है वो लोग तैयार करके भेजे जाते हैं कि आपने नौकरी करनी है। और पहले जो है आप देखें तो पहले लीडर्स तैयार होते थे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो पूरी अपनी भविष्य कारोबार भी करते थे मगर वो एक लीड करते थे। अगर वो जॉब भी किसी जगह बैठे थे तो वो उनके अंदर एक लीडरशिप वाली सलाहियतें थी, उससे कारोबार भी फैलता था और एक उसकी। मगर अब जिस भी अब यूनिवर्सिटी में चल जाएं और कॉलेज में चल जाएं वहाँ सिर्फ स्पेसिफिक एक वो कहते हैं जी एक कैट डिग्री के फ़ौरन बाद हमें जॉब मिलेगी, जॉब में आएंगे और ये इतनी सैलरी होनी चाहिए। लोग वही 30 to 35, 40 to 50,000 तक महदूद हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि ये कुछ हमारे सिस्टम का भी फेलियर है। फिर यही एक वजह है कि जब एक निचले सतह से एक आदमी ऊपर नहीं आता, हमारा फिर बल्दियाती सेटअप भी इसीलिए था कि एक बल्दियाती निज़ाम था, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स थी, वहाँ से लोग मुंतखब होते थे। बात करते हैं लाजमी जुनैद, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारी सियासी क़यादत के हवाले से। आज पर यही हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि जो एक सियासी क़यादत की तैयारी का अमल था वो रुक चुका है। वो हमने बात कर चुके हैं कि कहाँ से सियासी लीडरशिप तैयार होती थी और किस तरह होती थी। जब सियासी लीडरशिप का फुकदान हुआ तो फिर उसके बाद पैसे वाले का जो है वो सियासत के अंदर अमल दखल शुरू हो गया। एक पैसे वाला आता है, एक फॉर्च्यूनर पर आता है, एक वीगो उसके साथ होता है, वो एक जाता है, उसको एक पजीराई इसी बात पर मिलती है कि पैसे वाला आदमी है, ताकतवर आदमी है तो इसके साथ जुड़ा जाए। लोगों के चंद जो मफाद परस्त लोग होते हैं उसके साथ जुड़ते हैं और वो वोटों को और उसके साथ साथ जो है वो लोगों की महरूमियों को, लोगों की वफादारियों को पैसे में तोलता और पैसे से ख़रीदता है। जब वो ख़रीद कर जाता है असम्बली के अंदर तो फिर वो यकीनी तौर पर आवाम का उसे दर्द का एहसास नहीं होता कि वो उसको वो नहीं पता कि लोग किस तरह भूख से मर रहे हैं। आप वाली बात ही जो सवाल था उसकी तरफ भी हम इसी के साथ ही आएंगे। फिर उसको नहीं पता होता कि लोगों के मसाइल क्या हैं, लोग किस तरह मर रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही लोगों को, अस्पतालों में इलाज नहीं है। फिर वो सोचता है कि अगर मैं 5 करोड़ लगा कर गया हूं तो इसको 50 करोड़ में कैसे तब्दील करना है। फिर वो इसी चक्कर के अंदर अपने पूरे 5 साल अपना टर्नओवर गुजार देता है और वो अपने टर्नओवर गुजारने में इससे दुगने पैसे कमा चुका होता है। वो वापस आता है, वो थोड़ा सा रेट और बढ़ाता है, वो दोबारा वफादारियां खरीदता है और वो दोबारा असम्बली पहुंच जाता है और ये सिस्टम इसी तरह ही चलता रहा। मगर एक और चीज़ है कि इस टाइम अगर आप देखें कि हमारी जो लीडरशिप है उन सब का ये आखिरी इलेक्शन है। नवाज शरीफ साहब की, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे तमाम क़यादत को,
मगर एक एज फैक्टर होता है कि एक एक्टिव एज फैक्टर आपका क्या है। नवाज शरीफ साहब का ये आखिरी इलेक्शन है, शहबाज शरीफ साहब का ये आखिरी इलेक्शन है, आसिफ अली जरदारी का एज फैक्टर की वजह से ये आखिरी इलेक्शन है, और उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी ये आखिरी इलेक्शन होगा। मगर उनकी चूंकि अभी वो अपनी जिम शिम और अपना केयर ज्यादा करते हैं और अभी उनको वो फिटनेस उनकी ठीक है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने सियासत के अंदर वो मुश्किल वक्त नहीं देखा जो आसिफ जरदारी ने जेल काटी है, जो नवाज शरीफ ने जो जेल काटी है, उसके साथ साथ जो मुश्किलात देखी हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बीमार भी हैं। उसके बावजूद अब शहबाज शरीफ साहब की अब ये देखें कि वो कैंसर के मरीज हैं, कमर का उनका प्रॉब्लम है, और उसके बाद उनको एक नींद ना आने का भी एक प्रॉब्लम है कि वो पूरे दिन में 2 से ढाई घंटे सोते हैं, और उसके बाद वो सारा दिन जो है वो काम करते हैं। तो इससे यकीनी तौर पर एक एज फैक्टर भी है, और जिस्म भी आपका जो है वो वक्त के साथ साथ कमजोर होना शुरू होता है, कुदरती अमल है। तो जब ये लीडरशिप चली जाएगी आगे, इन्होंने अपनी औलादों को इंट्रोड्यूस करवाया है, मगर इस सब के बावजूद ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस टाइम मरियम नवाज और हमजा शहबाज के माबैन भी एक बहुत बड़ा इख्तलाफ मौजूद है पार्टी के अंदर। उनके अंदर भी ग्रुपिंग मौजूद है कि ये मरियम ग्रुप का आदमी है और ये हमजा ग्रुप का आदमी है। तो ये अभी तो सरबराह घर के वो पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद है। अभी तो जाहिर है उनकी आपसी जंग है कि वजीर आजम नवाज ने बनना है या शहबाज ने बनना है। जब ये चीजें खत्म होगी तो उसके बाद पार्टी यकीनी तौर पर वो मसाइल सामने होकर लीडरशिप नहीं होगी। उसके बाद आप पीपल्स पार्टी की तरफ देखें तो पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब जो है वो चेयरमैन बिलावल को बनाना चाहते हैं और अपनी बेटी को वजीर आला सिंध बनाना चाहते हैं। तो ये ख्वाहिशात तो बहुत है ना। हाँ, और इसके साथ जो है वो अगर आप तीसरी जगह देखें मौलाना फजल रहमान को, तो अपने बेटे को जो है वो KPK का वजीर आला बनाना चाहते हैं। इसे असद यार वली जो है वो अपने बेटे अहमल वली को जो है वो वजीर देखना चाहते हैं और वजीर आला बनाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक कल्चर है कि उसके बाद जो औलादों का और उसके बाद इन्वेस्टर्स का आने का एक जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, जो कि हमारी सियासत के लिए मुश्किल वक्त है। हम कल भी बात कर रहे थे कि जो सियासी वर्कर जो है वो इस कदर पिस चुका है, क्योंकि जब भी बुरे वक्त आए, तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाक़े के बाद जो क्रैकडाउन हुआ, तमाम वर्कर्स को उठाया गया, मतलब सेकंड क्लास लीडरशिप को उठाया गया। जो फर्स्ट क्लास लीडरशिप थी वो तो वैसे ही अभी तक दौड़ी हुई है। आप देख लें, कोई कराची में मौजूद है, कोई किसी रहनुमा के पास, कोई पीपल्स पार्टी के रहनुमा के पास जो पनाह लिए हुए है, कोई मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के पास पनाह लिए हुए, कोई मुल्क से फरार हो चुका है, या कोई कराची मौजूद है, कोई मरी में है। अब ये देखें, जब 9 मई का वाकया हुआ और उसके बाद जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो जितनी लीडरशिप थी, या तो हर कोई पाकिस्तान से फरार हो गया, कि कोई पाकिस्तान से फरार नहीं हुआ तो उसने शुमाली इलाका जात को अपना मस्कन बनाया। आप शुमाली इलाका जात में उन टाइम में देखें तो आपको कमरे नहीं मिलते थे, वहाँ के रेट्स इतने हाई हो चुके थे ऑफ सीजन होने के बावजूद। उसकी वजह यह थी कि तमाम लोग जो है वो राय फरार अख्तियार किए हुए वहाँ थे, और आम कारकुन जो था जिसने सुबह को अपनी रोजी का भी इंतजाम करना था अपने बच्चों के लिए, उसने हर सूरत में रात को अपने घर जाना था, क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं थे। वो क्योंकि सियासी शौक रखता था, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था, उसकी गिरफ्तारियां हुई, और वो बेचारे इस कदर जेलों में मतलब जो है उन्होंने टाइम देखा कि उनके पास और अच्छा, वकील के पैसे आप नहीं ये थे। देखेंगे बहुत सारी खवातीन हैं जो अभी तक अभी तक वो है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि एक हमारे साउथ पंजाब की बात की जाए तो यहाँ पर जो मुलव्वस खवातीन थी वो तो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी, मगर जिन खवातीन के ऊपर क्रैकडाउन हुआ वो इस टाइम सब रिहा हो चुकी हैं। उसकी आप देखें, कुर्बान फातिमा वो रिहा हो चुकी हैं, शाजिया वहीद गिरफ्तार हुई थी वो रिहा हो चुकी हैं, इसके साथ साथ जो सबीन गुल जो है वो पार्टी छोड़ चुकी हैं, और इसके साथ साथ वो आसफा सलीम जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। मतलब ये देखें, खवातीन ने, और सादिया भुट्टा थी, उन्होंने भी अखबार में अपना इश्तिहार दे दिया था। तो यहाँ से जो खवातीन है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कोई भी जो मारूफ खातून है वो जेल में नहीं है, और वो अपनी जो पार्टी है उसको छोड़ चुकी हैं। मुझे लगता है कुछ कुछ बोलने लगे थे। लेडीज आवाज आती है ना पिछो कि लेडीज मुलव्वस होने का क्या मतलब है। हाँ, देखो, अगर सियासत आना या समाजी कारकुन होना या एक मुलव्वस होना तो नहीं होना आख सकते ना तुसा। हुण गाल एक तो जेड़ी हुकूमत नवी आवे अपनी कारकर्दगी दिखावे, अपने आप को आवाम को पेश करे। जेड़ी हुकूमत आंदी है वो बई गुजरी हुकूमत सिर थी वेंदी, उन्होंने को कारकुना को पढ़ो, जेडे लीडर गुजर चुके उन्होंने को पकड़ो, वो बई तुसा अपने कारकर्दगी दो, अगू कदम चाओ,
जेड़ा टाइम गुजर गया उनको दे पिछा सारा वक्त टाइम जाया करे ने हाँ। पकड़ धक्कड़े जे साड़ी लेडीज है कोई भी लेडीज है कोई जमात है वर्कर है उन्होंने को मुलवस नहीं आखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा क्योंकि कोई भी मेरे ख्याल में अपने मुल्क के लिए बुरा नहीं चाहता और स्पेशली जी जी तो हाई साहब ओवरसीज हैं तो इन्होंने दुनिया भी विजिट की है। थोड़ी सी एक मेरी ये नाक़िस राय है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी पे स्टैंड इसलिए करता है क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मुखालिफ मुल्क है वो भारत है और वो हमारे बॉर्डर पर मौजूद है। इधर अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस है वो बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, तो हम चारों तरफ एक अजीब सिचुएशन में हम रह रहे हैं। तो पाक फौज एक ऐसा इदारा है जो कि मुल्क की सलामती की ज़मानत है और मुल्क को वो इस वक्त जो है उसकी हिफाजत किया हुआ है। किसी भी मुल्क के अंदर आप देखें 9/11 का जब वाक़या हुआ था, जब जहाज टकराए थे 9/11 के वक्त, तो उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो खरबली मचा दी थी एक इस वाक़े के ऊपर कि उनकी जो तनसीबात पर हमला हुआ है। हमारी तो आर्मी तनसीबात पर जो है इस कदर हमला हुआ कि मुल्तान की जो चेक पोस्ट है उसको भी अबूर किया गया है, GHQ तक पहुंचा गया, लाहौर का कोर कमांडर हाउस जो है उसके अंदर तक जाया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा वाकया था। यकीनी तौर पर एक ये माइंड सेट था जिसको बार बार ट्यून किया जा रहा था, बार बार यहाँ पर उसके हिट किया जा रहा था कि आपने जाना है। पसंद अनासिर आपके साथ मिल जाते हैं जो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लीडरशिप यही तो लीडरशिप का ये फुकदान यहाँ पर वाकई आपको अक्लमंदी और समझदारी दिखाने की जरूरत होती है। एक खराज तहसीन पेश की है फौज को कि बे तुसा बड़ा तहम्मुल नाल चलियो, अवाम दे उत्ते तुसा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। हुण गाल फौज भी साड़ी है, अवाम भी साड़ी है, बिल्कुल मुल्क अपना है ना। उन्होंने एक तहम्मुल नाल फौज चलिए, उन्होंने बहुत कोई बर्दाश्त किते, मगर वाल भी आखना हुआ कि असा आपस ही है ना, कोई ऐसा गैर मुल्की को नहीं, अवाम गैर मुल्की को नहीं, ना फौज गैर मुल्की है। बस ये है कि मुल्क के लिए बेहतरी हो जो भी हो। अच्छा इस पे बात हम कर रहे हैं, जिस तरह मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात चल रही है, वहाँ पर जिस तरह हम मौसम मैं कहती हूँ वहाँ पे भी चेंज है ना मुल्क की सूरत हाल के में भी, तो इसी तरह अपने मुल्क का और अपने यहाँ पे मुल्तान का मौसम जान लेते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा शहर ओलिया मुल्तान के अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मौसम अलल सुबह से ही हल्की और तेज हवाओं की लपेट में दिखाई दे रहा है। आज मुल्तान शहर का मौसम अलल सुबह से ही काफी ज्यादा खुशगवार भी दिखाई दे रहा है और जो गुज़िश्ता 1-2 दिनों से गर्मी की शिद्दत महसूस हो रही थी वो आज अलल सुबह से ही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आसमान पर गहरे बादलों का राज भी दिखाई दे रहा है। किसी वक्त सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। किसी वक्त सूरज बादलों के आगे आ जाता है तो किसी वक्त बादल सूरज को अपनी ओट में ले लेते हैं। आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की बात करें तो आज मुल्तान शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी के तनासुब को देखें तो मानसून बारिशों के सिलसिले के बाद हवा में नमी का तनासुब कदरे बेहतर है। आज भी शहर में हवा में नमी का तनासुब 72% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता दिनों की तरह आज भी कदरे बेहतर है, जो कि 97 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आज पूरा दिन मुल्तान शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, कहीं हल्के और कहीं बादलों का राज दिखाई देगा और इसी तरह से हवाएं जो हैं ये चलती रहेंगी। दोपहर और शाम में तेज हवाओं के चलते रहने का सिलसिला भी जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से अगर बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम बादलों की लपेट में रहेगा, अलबत्ता बारिशों का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा जी, इसके साथ ही हम जिस तरह बात कर रहे थे, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है उसके क्या लॉ है, क्या उसके हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा। गुजारिश है वो जेडे ओवरसीज सैटल हैं ना, मकसद है जेडे उन्होंने एक मुहब्बत की खातर, पाकिस्तान की मुहब्बत की खातर वो इतना आके इन्वेस्टमेंट करें। खासकर ओवरसीज जेडे मकसद है तरक्की याफ्ता मुल्क रहा पे, यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया के, उन्होंने को लोड़ ही नहीं आती इतना आने की, मगर उन्हें कशिश अपने मुल्क की, जिवें मैं आया बैठा
देखो जी मेरा उतना कारोबार है, मैं सब शे छोड़ के अब जो आप है तमाम कमाई चीजें वाइंड अप करके यहाँ पाकिस्तान वापस आ मैं गए। ये जर्नल सारे वास्ते मिसाल इत्थां आके जो पैसे लेना पे हुण इत्थां सा कोई में डिठा वेंदे कि एक सोने देवन वाली मुर्गी आई वधी है ओवरसीज आया वधे एक हर महकमे हर जगह ते ये बदमाश इस पे मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही थी। ओवरसीज पाकिस्तानी उथों बह के इतना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करे ने उथों बह के खरीदारी करे ने क्योंकि मेरा तो आवन वंजा लगा रहा ना सही है। वो बड़े इतना ये पता लगे उन्होंने कोई खरीदारी की है इन्वेस्टमेंट की है जे टाइम इतना आने ना उन्होंने को प्लाट मिलते ना उन्होंने को घर मिलते यानी इतना धोखा फ्रॉड किया हाँ। एक मुनज़म अदारा गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए जेडे उन्होंने मामलात देखे कई मसाइल हैं मकसद जेडे वापस आने उन्होंने घर ही नहीं आते। अच्छा इतने अरसे तू क्योंकि अगर असं सिर्फ एक हुकूमत की गाल नहीं करेंगे इतने अरसे तू डिफरेंट हुकूमत आई उन्होंने कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानियों वास्ते कुछ नहीं किया इन हवाले नाल कि उन्होंने सिक्योर किया वने या उन्होंने इन्वेस्टमेंट अगर इतना करेंदे पैन या अपना घर गिंदे पैन या अपनी जायदाद वगैरह बढ़ेंदे पैन वो हवाले नाल ये हवाला कोई कानून साज है कोई तहफ़्फ़ुज़ को नहीं। मिसाल तो कि उन्होंने को लोड़ ही नहीं आती मगर मुहब्बत की खातर मुल्क की मुहब्बत खातर और साढ़े वास्ते और ज़र मुबादला इतना कीमती है कि अपना गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना वो अपना ज़र मुबादले मौके पर वापस गिन वेंदे प्रॉपर्टी गिन वेंदे जेडे खुद पाकिस्तानी ओवरसीज हैं अगर इतना आगे इन्वेस्टमेंट करें उन्होंने पैसा भी थे रहा उन्होंने प्रॉफिट ही थे रहा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ वो चीज़ वाइंड अप करके मैं इत्थे ही आके अपने मुल्क की चीज़ तहफ़्फ़ुज़ दिता वने इवें कई ऐसे हैं जेडे मकसद खुद ही नहीं रहांदे मगर पैसा अपने मुल्क भेज के खुश हैं उन्होंने पूरी कानून साजी की उन्होंने को तहफ़्फ़ुज़ दिता उन्हें उन्होंने कई मामलात हैं इत्थे ही एक अपना साबिक हुकूमत दौर उन्होंने ओवरसीज कमीशन के चेयरमैन बनाया इतने मसाइल आने कि लोगों के जदादतां क्या लोगों का पैसा क्या अच्छा उनके विच गैर दे गैर अपने भी नहीं छुड़ेंदे। अच्छा ये तो है मसला क्योंकि अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह बाहर रह रहे हैं तो मोस्टली जो यहाँ के लोग होते हैं वो उन पर थोड़ा ट्रस्ट करके कहते हैं अच्छा यार हमारे ये काम या हमारी ये चीज़ें कर दो तो उल्टा नुकसान में ही जाता है वो वहाँ से भी उनको जो है अपने भी कहीं ना कहीं से उनको जो है वो धोखा दे देते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये अगर खानदान में से कोई एक बाहर गया हो ना तो लोग समझते हैं पता नहीं वहां पर कोई दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं डॉलर उतारता है वो बंदा वो कहता है ये लो जी पाकिस्तान में भेजता है ये चीज खरीद लो ये चीज कर लो ये कर लो हालांकि वहाँ के जो मसाइल है परदेश काटना एक बड़ा मुश्किल काम और ये बहुत मुश्किल है मतलब अपने बीवी बच्चों दूर बंदा इसीलिए जाता है ना कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। तो आप किसी भी खानदान वाले पर ट्रस्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको डज वो देता है वो डज किस तरह देता है जो वो कहता है जी ये तो बैठा है वहाँ इसके पास पता नहीं कितनी आमदन है और इसमें से जाहिर है चूंकि मेरा भाई लगता है चाचू लगता है या ताया लगता है या जो भी है तो इसमें से एक शेयर मेरा बनता है तो वो अपने शेयर के चक्कर में दूसरे को डुबा देता है। हाजी साहब ये दुरुस्त एक बात की है कि ओवरसीज का ये बड़ा खासतौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से एक बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉपर्टी का कारोबार जो है इस टाइम बड़ा वो ज्यादा हर किसी की ख्वाहिश ये होती है ज़ाहिर है कि कम से कम जो है अगर मैं बाहर गया हूं तो कम से कम एक घर तो बना लूं या अपने आगे बच्चों का कोई घर बना लूं उनका फ्यूचर स्कोर कर लूं तो उसके लिए सबसे एक बेहतरीन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो एक प्लॉट की सूरत में होती है प्रॉपर्टी की सूरत में। अगर वो खुद बराह रास्त देखता है उसको नंबर एक चीज है उसको सबसे पहले कागज दिखाए जाते हैं जी ये इस फला जगह के कागज हैं वो कागज की बिहाफ पर जो वो पैसे ट्रांसफर कर देता है जब वो पाकिस्तान आता है वो कागज बेचने वाले को भी ढूंढता रहता है और उसके साथ साथ उन कागजों को भी देखता रहता है कि कहाँ पर जमीन है होती नहीं वो सिरे से अगर चलो है भी सही अगर फर्ज करें उन्हें ये जगह दिखाई गई है कि ये जगह आपके लिए हम परचेज कर रहे हैं वो होगी कहीं दूसरी साइड पर जिसकी वैल्यू नहीं होगी तो वो बेचारा हो जाता है। अगर फर्ज करें चलें किसी जगह मिल ही गई है उसको जमीन उसके ऊपर एक कब्जे का भी फैक्टर होता है उनको पता है कि जो असल मालिक है वो इस टाइम जो है वो बाहर मौजूद है बच्चे छोटे हैं या उसके पीछे कोई देखभाल वाला नहीं है तो वो कब्जा माफी आता है कब्जा कर लेता है। जब वो पाकिस्तान आता है दो ही सूरतें होती हैं उसके पास या तो वो उस प्लाट को भूल जाए या अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाए या अगर उसने उसको लेना ही है तो फिर उसको एक कब्जा माफिया से डील करनी पड़ती है तकरीबन। आप ये देखें कब्जा माफिया जो इस टाइम मौजूद है
वो आधी कीमत लेकर प्लाट छोड़ता है आपका। मतलब अगर फर्ज करें आपका प्लाट जो है वो 10 लाख का है, तो आपको उनको 4, 4.5, 5 लाख तक का आपकी उसकी देना डील होगी। पड़ेगा। उसके बाद आप उसके प्लाट के आप वो हैंड ओवर करेगा, उसमें का नाम भी आपके ही है। तो ये सिर्फ ओवरसीज के लिए नहीं है, ये हर उस बंदे के लिए है कि जिसने थोड़े थोड़े पैसे करके जो जोड़ता है, मगर इस मुल्क के अंदर ताकत में नहीं है, उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो एक तबका आता है वो उसके ऊपर काबिज हो सकता है। वो बेचारे ने आधी जिंदगी लगा के अपना प्लाट बनाया होता है, और बाकी जो उसकी जिंदगी होती है वो पैसे फिर दोबारा से जोड़ने शुरू करता है। हाँ। और उसको छुड़वाने के लिए अपनी अच्छा, फिर जिस तरह हम अक्सर हम बात करते हैं, अब जिस तरह लोग जो है वो लूट मार की तरफ ज्यादा है, जिस तरह अभी हमारे मसाइल इतने बढ़ गए हैं, लोगों ने ना नए धंधे और नए अपने काम जो है, लोग प्रदेश कटे हैं ना, असा लोग। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नासिर है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी जी जी, मैं मोहम्मद नासिर बात कर रहा हूँ जी जी जी, बात करें। हाँ जी, अच्छा ऐसा है कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे रूई चैनल पे आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, जबकि ये पूरे पाकिस्तान की आवाम है। बहुत शुक्रिया। तो इसमें मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि हमारा आप इस प्रोग्राम के तौर से अगर आप स्पेशल कोई काउंटर बढ़ा दिए जाए मुख्तलिफ अराजी सेंटर में या लैंड रिकॉर्ड में या बिजनेस के हवाले से, ताकि बाहर से लोग जो है वो यहाँ पर आए और अपना किसी किस्म के खौफ से अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करें, और जब उनको प्रॉब्लम आए तो वो उनका एक स्पेशल काउंटर होगा, तो उससे जाके वो अपना जो भी मसला मसाइल है वो उनको बता सकेंगे। क्योंकि अब होता यह है कि यहाँ पर एक जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ ये मसले वसाइल आए हैं, तो उसमें यह था कि उनको जब बताया गया कि भाई ये आपके साथ प्रॉब्लम आ गई है, तो जिस वक्त वो यहाँ पे लाइनों में लगे हैं ना, तो लाइनों में लगने के बाद अच्छा, मैं आपका, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, मोहम्मद नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और आपका जो मसला है वो उसी से रिलेटेड, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, और लोगों जो ओवरसीज पाकिस्तानी है स्पेशली, उनके राइट्स के लिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उस तरीके से चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर नहीं की गई हुकूमत की तरफ से, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। सबसे रिक्वेस्ट भी है कि हमारे जो है आने वाला जो हुकूमत है आने वाली, वो इस पर गौर भी करे। बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत शॉर्ट है सर, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। इसके साथ ही जुनेद, आपको भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहित 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी। आज उनको हमेशा आप हमारे शो में देखते रहते हैं, डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कमर दर्द पे बात करेंगे। मोस्टली लोगों के यही प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा आजकल देखा जा रहा है। मैं खुद भी वैसे इस चीज की मरीजा हूँ, क्योंकि मैं गिरी तो मुझे आज तक जो है वो इस चीज को अभी फेस करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से जानेंगे कि इसकी कॉजेज क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, क्या एहतियात हो सकती है, क्या इसकी हम डाइट का अपना जो लाइफ स्टाइल है हम उसको किस तरह मेंटेन रख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज सूट करती है। तो ये सब चीजें आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग जानना चाहते हैं, जो इस तकलीफ में मुब्तला है, वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम कमर दर्द के हवाले से बात कर लेते हैं। इस बार जैसे ही बात आती है, क्योंकि आपका पूरी बॉडी का ना, मैं समझती हूँ आपका निज़ाम जो है ना वो रीढ़ की हड्डी एक मेन है। अच्छा, अगर कमर दर्द हो जाता है, कमर दर्द की कोई इस तरह की शिकायत हो जाती है, तो उसकी एक तकलीफ भी अलग होती है, और फिर आप उस तरीके से अपने आप को फिट भी नहीं रख सकते। क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, जो बैकेज का है कमर का दर्द, ये इट्स अ कॉमन इशू। मतलब है कि आपके हर घर में हर दूसरे बंदे को ये तकलीफ है। तकलीफ की जो मेन वजह है वो है हमारा पुअर लाइफस्टाइल। मतलब पुअर लाइफस्टाइल में जिसमें अननेसेसरी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल, फास्ट फूड लाइक दैट, हर वक्त खाते चले जाना, ओवरवेट हो जाना, आपका जो बेड है वो डिस्कम्फर्ट होना, उसके बाद आपका ऑफिस वर्क है मुसलसल कुब निकाल के बैठे रहना। इसके बाद फिर जो लेडीज में जो है ड्यूरिंग साइकिल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, मतलब ये लॉन्ग स्ट्रेनिंग पोजीशन की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आजकल हर दूसरे बंदे को फेस करने पड़ते हैं। अब जैसे ये वक्त जो दौर चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, हर बंदा मसरूफ है। मतलब किसी से बात की जाए कि यार आप अपनी जिंदगी में ना 1 घंटा लाजमी एक्सरसाइज, यार टाइम नहीं है।
बहुत सिंपल लफ्ज में, टाइम नहीं है। अब होता क्या है कि आप में बॉडी में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, लचक रहेगी, तो आप कंफर्ट रहेंगे। जैसे बॉडी में स्टिफनेस होगी, स्टिफनेस किस तरह से होगी कि जैसे आप बैठे मुसलसल इस तरह से बैठे हैं, फॉर एग्जांपल कि मोबाइल फोन आप देख रहे हैं, मुसलसल 3-3, 4-4 घंटे हेड ड्रॉप करके बैठे हैं, आपका गर्दन नीचे ड्रॉप की, आपने 30 kg वेट लिफ्ट किया हुआ है, इसके बाद आपने सर्वाइकल इश्यू शुरू हो जाए, गर्दन के मोहरों के पट्टे खींचेंगे आपके, उसके बाद नर्व कंप्रेस होगी, फिर इस तरह से जब कुब निकाल के बैठेंगे, वो आपका जो है ना कमर का दर्द होता रहेगा। क्या होगा, लोअर बैक मसल वो स्ट्रेच हो जाएंगे। समटाइम क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं, आप वजू करने के लिए बेसम लेग लिफ्ट करते, एकदम आपको चुक सी पड़ जाती है, आप वहीं बैठ जाती है। वो ड्यू टू कॉज ऑफ दिस के मसल ओवर स्ट्रेच थे, आप में मोबिलिटी नहीं थी, रिजिडिटी बहुत ज्यादा थी, स्टिफनेस थी। और स्टिफनेस की वजह से वो आपका एकदम जैसे बोलते हैं चुक पड़ जाती है, वो एकदम मतलब बैठ जाता है। अब क्या होता है कि उसमें फिर मेडिकेशन शुरू होती है, जब तक मसल्स प्रॉपर तरीके से मोबिलाइज नहीं होगा वो दर्द रहेगा। अब इसी मतलब तकलीफ में मैं साथ इसको क्लियर भी करता, अगर इसी तरह का कभी किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटर वे ये है कि या उसके आइसिंग बर्फ की टकोर कर लें, तो सबसे जो बेटर वे है शॉर्ट टाइम, जैसे एक स्प्रे है, जैसे एयर फ्रेशनर स्प्रे है, डिओड्रेंट वगैरह कोई भी, वो मतलब ठंडक देता है। अब जैसे वो ठंडक बोलिए तो थोड़ा सा आप उस टाइम काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है, ठीक है। अब अगर आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको मोबिलाइज करते हैं, आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्सरसाइज से आपकी जो रिजिडिटी खत्म हो जाती है, तो फिर आप रिकवर रहते हैं। अगर आप मतलब कांटेक्ट नहीं करते तो वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम रहता है। ज़ाहिर बात है कि आप एकदम गिरे हैं, गिरने से मसल स्ट्रेच हुए हैं, उस वक्त तक आप रिकवर नहीं होंगे जब तक उसकी प्रॉपर मोबिलाइजेशन नहीं होती है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है कि दर्द मतलब जो रहता है उसको दूर करने के लिए सबसे पहली चीज है आपके हैं पोस्चर। आपने ग्रास रूट पे आना है कि मुझे ये दर्द जो हो रहा है इसको मैंने अपना ख्याल कैसे रखना है कि बाद में मुझे ये तकलीफ का सामना ना करना पड़े। मतलब अपनी लाइफ स्केड्यूल में पोस्चर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोस्चर के जब भी बैठे आप ट्राई टू स्ट्रेटन योर शोल्डर्स। मतलब जब हम लोग ऐसे करके बैठे कुब निकालेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो जैसे मैंने बताया आपको गर्दन के और कमर के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे, स्ट्रेच होने की वजह से दर्द है। जब भी बैठे जाओ जो इसकी रीजन भी जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सलमा है हमारे साथ, क्या करना चाहेंगे? कोलेस्ट्रॉल का मसला है। हाँ जी। अच्छा, तो कभी कहीं दर्द होता है, कभी कहीं दर्द होता है, तो इसलिए। तो आपने चेकअप करवाया डॉक्टर से किसी को आपने? हाँ जी करवाया, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का मसला आया। अच्छा, ये जानना चाह रही होंगी कोलेस्ट्रॉल जो है वो किस तरह कम किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल को कम करने के ऑब्वियसली चिकनाई वाली चीजों का आप इस्तेमाल जो है बिल्कुल कम कर दें। ज्यादातर फ्रूट्स खाएं, सब्जी खाएं, तो इन चीजों का ज्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। आप लेट नाइट ईटिंग जो है वो आप खत्म करें। जहां तक दर्दों की बात है, आप उस दर्दों को कंट्रोल करने के लिए आप 1 घंटा अपने आप एक्सरसाइज प्रोग्राम है वो मैं साथ बताऊंगा, उसको आपने फॉलो करना है, इंशाल्लाह उससे काफी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम अब बात कर रहे थे कि जिस तरह कमर दर्द होता है तो पट्टों का खिंचाव की वजह से भी आपका जो है वो बहुत ज्यादा इस मसला रहता है। देखें मैडम, जब हम 3 घंटे मुसलसल हेड ड्रॉप करके मोबाइल फोन लॉन्ग से आज का तो हमारा जो वर्किंग आवर्स ज्यादातर हमारा सारा काम है मोबाइल, चूंकि मोबाइल ने हर चीज अपने अंदर समेट ली है और मतलब जो चीज हमें जरूरत है फौरन हम उसको सीन कर लेते हैं। आपको कमर के दर्द है या गर्दन का दर्द है, आपने जब भी आपने साइड कवर से मुकम्मल, जैसे आपने राइट साइड पे लेटना है, हाथ की मुकम्मल हेल्प लेके साइड कवर से आपने उठना है। अगर आपने लेफ्ट ने तो आपने इधर आपने लेफ्ट की हेल्प ली, राइट साइड लेटे, इधर आपने राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ गया, आपने दोनों साइड पे आपने साइड कवर से उठना है। अगर आपने उठना है कमर में वो शदीद दर्द है, इवन दो कि हमारी बहनें जो प्रेगनेंसी है, डिलीवरी आफ्टर मतलब कोई भी ऑपरेट होते हैं उन्हें। जी जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। हमारे से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। भाई मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मैं प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और रूबी टीवी का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि किसी भी शोबे के हवाले से प्रोग्राम हो तो सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करती है आप प्रोग्राम। मैम अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और अल्लाह रूबी टीवी को भी बड़ी तरक्की दे। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। कुछ पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल ये, जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि आप निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में होते हैं? मेरा निस्तर रोड पे अपना क्लिनिक है, वहाँ पूरा कॉम्प्लेक्स है, तो वहीं होता हूँ मैं। अच्छा।
अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी ना रात को सोते हुए ना टांगों में बहुत दर्द होता है, यानी कि बहुत शदीद दर्द होता है और मुझे उसकी वजह से नींद बड़ी डिस्टर्ब होती है। राइट। तो इसके मुताबिक जाना काइंडली मुझे जाना आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए, ये एक तो समझ लें कि जब विटामिन डी और सी की डेफिशिएंसी होगी तो ये, और पोटाशियम की डेफिशिएंसी होगी तो मतलब कि जिसे हम बोलते हैं आम लफ्जों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़वल पड़ते हैं, ये काजेज होती है। एक तो मसला मतलब अगर आपका वर्किंग स्टाइल है लाइक स्टैंडिंग पोजीशन ज्यादा है या सिटिंग है तो आपकी मतलब मसल्स की मोबिलाइजेशन नहीं है। अब उसका बेटर भी ये है कि आपने एक तो विटामिन डी का इस्तेमाल करना है, सी से जितनी रिलेटेड चीजें हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है। और आपने ये है कि एक तो आपने रेमेडी एक्सरसाइज ये कि आप लेटे पड़े हैं, फुल आपने टांगों को खींच के स्ट्रेच करके हील जो है अभी तक खींचने इसी तरह से अपने नीचे, ये मैक्सिमम आपने फिर अल्टरनेटिव आपने ये करना है। इससे मसल्स आपके जो टेंस मसल्स हैं वो मोबिलाइज हो जाएंगे और जो दर्द की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। अच्छा, ये वाकई ना ये एक तो हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द हो गया, आपके जॉइंट्स पेन, आपका कमर का पेन, हम लोग इन चीजों से बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। फिर अच्छा, पेन किलर्स का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब। हम इन चीजों की तरफ जिस तरह एक्सरसाइज की बात करें कि हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो फिर हमारा मोस्टली हमारी यही कोशिश होती है कि अच्छा कोई इस तरह का पेन किलर खा लिया जाए जिससे आपको वक्ती रिलीफ मिल जाता है और आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। देखिए, लाइफ स्केड्यूल में देखिए हेल्दी लाइफ, अच्छी जिंदगी के लिए ना आपने अपने आप को टाइम देना। देखें आजकल जैसे सोशल मीडिया है, हम लोग मतलब जैसे डिफरेंट एप्स हैं लाइक टिकटॉक को हम लोग बड़ा लाइक करते हैं। हर बंदा एक आर्टिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे मतलब टैलेंट होते हैं, वो अपनी जो भी उसके अंदर टैलेंट होता है वो उसको एक्सपोज करता है, वो मतलब डिलीवर करते हैं, हम लोग देखते हैं, अच्छा लगता है, हम उसको लाइक करते हैं। अब इसी तरह से ये एक अच्छी है मतलब एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस से निकलने के लिए इस तरह की जो कोई भी म्यूजिक एक्टिविटी है, कोई भी मतलब आपकी एक्टिंग से रिलेटेड कोई भी आप में स्किल्स हैं, आप शो ऑफ करते हैं, उससे आपको आपका स्ट्रेस कम होता है। और सबसे जो बेस्ट चीज है, दो चीजें हैं, आप स्ट्रेस को मतलब ये सारा जो पेन की जो काज है सारा स्ट्रेस पे डिपेंड करता है आपका। मतलब आप अब मेंटली फिजिकली आप रिलैक्स हैं तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं। जैसे आप में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, ये सारा डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिएंट पे। ग़िज़ा अच्छी है तो कोई तकलीफ नहीं, जब ग़िज़ा आपकी गलत होगी, आप फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, हर वक्त खाते चले जाएंगे तो आपके ये प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या है, एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। मतलब आप जब खेलते हैं, आपको खेलना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ रन करते हैं, भागते हैं, या आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप किसी भी स्पोर्ट्स को आप करते हैं, लाइक फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, व्हाट्सएवर जो भी गेम आपकी है, आपको खेलना अच्छा लगता है। ये आपका जैसे ग्राउंड में जाते हैं आप फौरन पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आप अडॉप्ट कर लेते हैं, आपका पेन, दर्द वगैरह जो भी स्ट्रेस खत्म। सेकेंड जो चीज है वो नमाज सबसे बेस्ट है ये। तो इसलिए ये अपनी हेल्दी लाइफ में जो है ना एक्सरसाइज को लाजमी रखें। और जहां तक हमारी बात हो रही थी, इस पेन को ग्रास रूट पे हमने रिकवर करना है। उसका तरीका कार है कि जब भी बैठे, जैसे मैंने पहले 3 चीजें बता दी थी, सीधा बैठना है, कुबने का नहीं बैठना, साइड कट से लेटना है, साइड कट से उठना है, कुर्सी पे बैठे हैं, एज पे आप उठे हैं। इवन के वो लोग जिनके कमर में दर्द है, आफ्टर ऑपरेट के बाद उनको जो इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, एज से उठे, एज से बैठ के फिर पीछे स्लाइड करके बैठे। और इसके बाद अगर जो है आपका मतलब बोथ स्वेयर की पोजीशन को अपना पोस्टर मेंटेन करें, लो बैक जो हम बेल्ट रिकमेंड करते हैं, लंबोसाइकिल बेल्ट, उसको इस्तेमाल करें। और बहुत ज्यादा कमर की तकलीफ है तो बेहतर के दर्द को बढ़ाने के कमोड या चेयर का इस्तेमाल करें, ताकि मैक्सिमम जो है ना आपका प्रेशर जो है ना आपका जो थाइस पे आना चाहिए, ना कि बैक पे आपका आना चाहिए। इसके बाद है आपकी जो है ना एक्सरसाइज। अच्छा, मैट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट, मैट्रेस। अभी दर्द का जो बढ़ना, ये मैट्रेस बड़ा आपका में, जैसे हम पुराने वक्तों में रूही की गद्दे पे हम लोग सोते थे तो हमारी कमर में दर्द नहीं होता। अच्छा, मोस्टली क्योंकि हम लोग चारपाई का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। अच्छा, ये भी आपकी उसके लिए बड़ा सही है कमर के दर्द के हवाले से। अच्छा, अभी मैट्रेस जो है, एक इनमें भी चीजें हैं डॉक्टर साहब। अब जो बहुत सारे इवन ये डॉक्टर साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने मैं उनकी बात सुन के, न्यूरो सर्जन है, तो उनकी बात सुन के मैं थोड़ी सी बड़ी वो हुई कि वो कहते हैं कि मेडिकेटेड आपको मैट्रेस यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके तब भी वो आपकी बॉडी जो है वो आपको वक्ती तो बहुत आपको लग रहा होता है कि ठीक है आपने ये वाला मैट्रेस जो है वो यूज कर लिया मेडिकेटेड, लेकिन आप उसको पूरा लाइफ टाइम यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी उसको नहीं एक्सेप्ट करती और आपको मजीद जो है वो पेन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, उसकी एक वजह है, अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अगर आप ओवरवेट हैं, ओवरवेट के साथ आपके मसल्स, आपका वो ज़ाहिर बात है सॉफ्टनेस होने की वजह से वो पेन, क्योंकि मसल्स आपके इतने मतलब आप अपना वजन भी नहीं उठा पाते, इस वजह से वो मसल्स जैसे थक जाते हैं ना, वो वाली कंडीशन होती है। अब चाहे चारपाई का मकसद क्या है, बेसिकली चारपाई जो है ना उसके जो डिफरेंट उसके टाइप्स हैं, लाइक जैसे मतलब कॉटन के हैं या पॉलिस्टर के हैं या इस तरह के, बेसिकली जब हम सोते हैं ये आपका एक नेचुरल मसाज होता है। मतलब जैसे करवट ले आपके पूरी बॉडी का मसाज होता है। आप सुबह जब उस पर सोते हैं आपको कंफर्ट फील होता है। ये जैसे एक अर्ली इन द मॉर्निंग आप ग्राउंड में जाते हैं, आप घास पे ग्रीनरी पे जब आप चलते हैं, घास पे चलते हैं, वो आपके प्रेशर पॉइंट्स आपके एक्टिवेट होते हैं, नेचुरल मसाज होता है, आप एकदम आपको मैग्नेट थेरेपी मिलती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे हम लोग टाइल्स पे चलते हैं हमें कोई ऐसा सूदिंग फील नहीं होता। मीटिंग मतलब ये है कि आपको एक नेचर बेस लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आपको फ्यूचर में इस तरह का प्रॉब्लम्स ना सामना करना पड़े। अच्छा, हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है उनका जो लाइफस्टाइल था या उनका जो हम आज तक देखते हैं कि वो लोग जो है वो बेड के ऊपर नहीं, वो उनके होता है ये चरपाई ही उनको सूट करती है, वो कहते हैं कि बस चरपाई डाल दो उस पर हम सो जाएंगे। मतलब आज भी हम देखते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। हम लोग तो बिल्कुल इस मामले में बहुत ही लेजी है वैसे, और हमें सेहत का कभी ख्याल नहीं रखा। देखिए हमारा सिर्फ एक ही ख्याल है कि बस हमें मोबाइल दे दें, नेट होना चाहिए, जहां मर्जी बिठा दें, कुछ भी ना हो, एक इंटरनेट फैसिलिटीज होनी चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। मतलब हमने अपनी लाइफ महदूद कर दी है। हमने अपने जो प्यारे हैं, हमारे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, उनको हमने मिस कर दिए। हमारा जो बुजुर्गों के पास बैठना वो हम उनको मिस करते हैं। उनसे मतलब एक नॉलेज गेट करने की हमें जरूरत होती है, हमने वो खत्म कर। हम कहते हैं सारा नॉलेज इसके अंदर, ठीक है नॉलेज सारा है, बहुत कुछ हम दिन भर सुनते हैं, हर बंदे की नई से नई स्टोरी होती है। जब बुजुर्गों के पास बैठा जाता है, जो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे से शेयर करते हैं, एट द स्पॉट हमारे फौरन रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो मेरे दादा थे, अबू थे, हमें बुजुर्गों में बिठाते थे। तो मैं कहता अबू जब भी आते हैं आप बुजुर्गों में कहते बेटा जो आप इनके साथ बैठ रहे हैं ना, ये जो 80 ईयर 90 ईयर 70 ईयर ये अपना जिंदगी का आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, जो अब जब आप इस एज में आएंगे ना, ये बातें उस वक्त आपको याद आएंगी। और हकीकत ये है कि जो वो बातें उन्होंने बताई थी उस वक्त, आज वो प्रैक्टिकल लाइफ में वो हम करते हैं, एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं। एक्वालियंस जहरी इस तरह के जो जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं, क्यों देते हैं, एक वो उस बात के साथ अटैच हो जाती थी। आज भी अक्सर जब अच्छा किसी को कुछ समझाना चाह रहे हैं तो हम कोट्स वगैरह ही ऐड करते हैं ना। बिल्कुल। तो ये चीजें बड़ी हम लोग तो खैर अब कम्युनिकेशन गैप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिस तरह आप बात करें, फिर उसी तरीके से हमारी ग़िज़ाएं, अच्छा ग़िज़ाओं का जिस तरह आप बता रहे हैं कि डाइट हमारा जो है डाइट प्लान अच्छा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल हम थोड़ा सा अपना चेंज करें। आप ये देखेंगे अब आपको प्योर चीजें भी तो नहीं मिल रही, ये भी हमारे इस तरफ अगर हम देखें तो हमारे ग़िज़ा का जो नाकिस चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध हमें प्योर नहीं मिल रहा, हमें मसाला जात हैं तो उसमें भी आपकी मिलावट है, आपके फ्रूट्स हैं तो उसमें भी आपकी मिलावट की जा रही है, आपका गोश्त खा रहे हैं तो वो भी आपको इस तरीके से मिल रहा है। तो ये चीजें भी तो हमारे साथ चल रही हैं इस टाइम। ये प्योरिटी पे बिल्कुल आपने 100% ये बात बिल्कुल ठीक ये है। अब देखें कि मैं सुबह आज जिम था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो ट्रेनिंग करके हैवी वेट मैं यूज कर रहा था, मैं बहुत तेज से स्पिन कर रहा था, तो मुझे मेरा कोच कह रहा था कि यार कश्मीर भाई इस एज में भी ये बंदा इतना फिट रखना अपने को बड़ी बात है। मैं कहा देखें ये वो लोग करते हैं जिनको अपने आप से प्यार होता है। मतलब आप जब ट्रेनिंग कोई भी गेम खेलते हैं ना, आप उस वक्त अपने आप से चीटिंग नहीं कर रहे होते, आप अपने आप से कंपटीशन कर रहे होते हैं कि यार मेरा मतलब एक वेट ये होना चाहिए, वेस्ट ये होना चाहिए, चेस्ट मेरी ये होनी चाहिए, मेरे बाइसेप ट्राइसेप मेरा ये होना चाहिए। मतलब हर वक्त अपने आप को फील करते हैं कि मैं लुकिंग गुड लगूं, दूसरे बंदे से मैं खुद अच्छे अपने आप को अच्छा दिखूं मैं, और दूसरे नंबर मेरा लाइफस्टाइल में जो वर्किंग आवर्स है वो मेरे अच्छे गुजरे, मुझे थकान ना हो। मतलब थकान तब होती है जब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, जैसे अभी आपने किया था ये कि ग़िज़ा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वाकई ऐसे है कि जो हमारे बुजुर्ग थे जो अब तक फिट हैं, तो मतलब वो क्यों फिट हैं, उन्होंने डालडा घी का इस्तेमाल किया। याद है? अच्छा मैं याद, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी भाई साहब, मेरी कमर का मसला है, 2-3 हफ्ते हो गया मैं दवाई ले रही हूँ, तो वो इंजेक्शन दे रहे हैं पीने के लिए जी हफ्ते में 1 दफा, तो उससे फर्क पड़ जाता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही है। अगर मैं झाड़ू देती हूँ दूसरे से सीधा नहीं हुआ जाता है, जैसे कमर में चुप पड़ जाती है।
वैसे दर्द है। और सुबह जब उठते हैं उस वक्त ऐसा लगता है किसी ने मार के उठाया हो, बिल्कुल जिसम बिल्कुल ऐसे टूटा हुआ होता है। और मेरी उम्र 50 साल है और मैं रोज 3 साल हो गए हैं रोज जिला कासिम पार्क में योगा के लिए भी जाती हूँ, हमारी रूटीन है। और मैं आपसे भी कहूँगी और मिस आसमान और इनसे भी कभी आए हैं हमारे पास, वहाँ जिला कासिम पार्क में, वहाँ हम योगा करते हैं, हमारे सारे जाफिर साहब, उससे भी हमें बहुत फर्क पड़ता है जिसम को। चलें जी, जरूर, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। चलें, ये जो आपकी बहुत अच्छी एक्टिविटी, स्पेशली जो मैं डिफरेंट पार्क्स में खुद ही मैं जाता हूँ, देखता हूँ, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह से ब्लेसिंग है। ये नेमत है हमारे पास कि हमारे जो सीनियर सिटीजन जो हैं, बजाय घर बैठने के, उन्होंने खुद भी अपनी फैमिली को डेली वेजेस पे, मतलब नमाज के बाद हर पार्क्स में ये सिलसिला शुरू किया हुआ है। जहां तक बहन आपका इश्यू है ना कमर के दर्द का, देखें आप एक्सरसाइज उधर कर रही हैं, बट इसमें जो चीज आ रही है ना वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ग़िज़ाई किल्लत। अपनी ग़िज़ा में एक तो कैल्शियम का इस्तेमाल ज्यादा करें और विटामिन डी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा, जिस तरह वो इंजेक्शन का बता रही है तो विटामिन डी का ही होगा, क्योंकि वही इंजेक्शन जो है वो आपको पीने के लिए दिए जाते हैं कि आप मंथ में जो है या 15 डेज बाद जो है वो आप एक इंजेक्शन अगर वो पी लेते हैं तो आपकी उसमें विटामिन डी की कमी को वो पूरा करते हैं। और हमारे यहाँ तो क्योंकि अब जाहिर सी बात है इतनी जो शदीद गर्मी है, विटामिन डी इतनी तपती धूप में कैसे हासिल करें, ये भी वैसे एक सवाल है। देखिए कि आपको कमर का दर्द रहता है तो जाहिर सी बात है उसमें मोस्टली हम ये कहते हैं कि विटामिन डी की कमी है, तो वो तो हम गर्मियों में विटामिन डी जो है वो विटामिन डी आपको सिर्फ जब सूरज निकलता है 1 घंटा होता है उस वक्त विटामिन डी है। अच्छा, नमाज के बाद जो मेरा हमें सूरज शुरू होने से 1 घंटा तक आपको, अगर आप उसके अराउंड आप हैं तो वो आपको मिलेगी। ये नहीं कि आप रोड पे खड़े हो गए मुझे विटामिन डी। सूरज जो है ना वो बड़ा अरूज पे होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी कौन है हमारे साथ? क्या कहना चाहेंगे? क्या सवाल पूछें? वो डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि जो है ना मेरे घर वाले की जो है ना कमर में दर्द का इलाज काफी करवाया है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। आप कुछ पूछना चाहेंगे? ऐसे मेरे भाई जो उनको फर्क ना पड़ने की जो वजह ना, जैसे मैंने शुरू में था कि अगर उनको दर्द है तो सबसे पहले तो आप उनका जो है ना तौर तरीका, उनका पोस्टर सेट करें। एक कमर की बेल्ट पहने, दूसरे नंबर पे जो वॉशरूम में कुर्सी का इस्तेमाल करें ताकि नीचे ना बैठें, और सेकंड जो है वो बेड के ऊपर जो सॉफ्ट मैट्रेस है उसमें चारपाई का इस्तेमाल करें। और उसके बाद आपने जो एक्सरसाइजेज मैंने बतानी है आपको, लेटे लेटे टांगों को फुल आपने पंजों को खींचना ऊपर फिर नीचे करना है। इसके बाद दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ना है, कंधे की तरफ आपने 20 तक गिनती करनी है, फिर इस तरह से दूसरे घुटने को पकड़े 20 तक आपने गिनती करनी है। ये 20 दफा आपने ये करना है और बैठे बैठे आपने फुल कमर को खींचे, मतलब 10 सेकंड रुके, फिर इन्होंने ढीला छोड़ देना है, फिर फुल इन्होंने खींचे अपने आप को, फिर अपने आप को लूज कर देना है। इससे क्या है कि जो पट्ठों का जो बिल्कुल वीक हो जाता है मसल्स, इनमें मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आएगी, ताकत आएगी और इनका चलना फिरना बेहतर होगा। बट उससे पहले जो पोस्टर है उनको कमर की बेल्ट इस्तेमाल करें, साइड कट से लेटना उठना, तो वॉशरूम चेयर पे इस्तेमाल करना। इससे इंशाल्लाह उनको मेडिसिन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट साथ जो है कैल्शियम का, जैसे अगर उनको शुगर नहीं, केले का, खजूर का गर्म मिल्कशेक पिए, नट्स जो होते हैं वो लाजमी लें, और दही का जैसे आजकल मौसम है वो रहते का और वैसे दही लाजमी खाया करें। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि खवातीन के हवाले से जिस तरह बता रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी आते हैं, इस हवाले से मैं मजीद भी क्वेश्चन करूंगी, लेकिन अभी हमने नाज़रीन ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी कॉलर भी आई, उन्होंने भी यही बात की, जिस तरह हम विटामिन डी की बात करते हैं, आप किस तरह ग़िज़ा से किस तरह विटामिन डी हासिल किया जा सकता है? देखें, ग़िज़ा से रिलेटेड जो है ना, अब बेस्ट वे ये होता है कि आप मतलब एक वेजिस में जैसे गूगल पे जैसे आप बोल देना तो गूगल सारी चीजें आपको बता देगा, मतलब वेजिस में कौन सी हैं और फ्रूट्स में कौन कौन सी चीजें हैं। ये तो वैसे तो ज़ाहिर बात हम हर चीज शॉर्टकट में कहते हैं यार इंजेक्टेबल लें तो वो बेहतर है। ये मतलब ये सारा हर चीज हम इस तरह की बहुत सारी उसमें हमारे फ्रूट्स में हैं और इस तरह से सब्जियों में बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं हैं, उससे गेट कर लेना चाहिए। मतलब अच्छा, आपको सब एक चीज मिल जाएगी आपको। अब मतलब हर बंदे को फिर वो इस तरह से समटाइम्स स्किप हो जाती है इस तरह से। अच्छा, जिस तरह हम क्योंकि खवातीन में ज्यादा कमर दर्द की शिकायत रहती है बनिस्बत मर्दों के। देख
उसकी जो वजह है ना मेन एक तो ड्यूरिंग साइकिल की वजह से, सेकंड जो है उनका वर्किंग आवर ज्यादा होता है, मतलब सुबह किचन में, दोपहर रात का खाना, लॉन्ग स्टैंडिंग में, फिर उसके बाद उनके जितना वो दूसरों का ख्याल करती है लेडी, उतना वो अपना ख्याल नहीं करती, मतलब अपने आप को नेग्लेक्ट करना और दूसरे को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ये सबसे बड़ी वजह जो है उनका बीमार रहना, ये मेन काज है। रेस्टलेस हैं, मतलब देखें सबसे पहले उठना और सबको सुला के सबको खिला पिला के एंड में, ये एक मेन वजह ही है। और उसके बाद जो है जहां तक मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, आजकल प्रॉपर नहीं, पहले तो हमारी माएँ बहनें जो थी अच्छी न्यूट्रिशन लेती थी, उनको तकलीफ नहीं होती थी। आज चूंकि हमारा जो फोकस है वो फास्ट फूड, बर्गर खा लें, जिंगर खा लें, पिज्जा खा लें, इन चीजों में जो मतलब है कि जो इस वक्त नाकस है, अगर आप ब्रांड पे चले जाएं वो तो चलो ठीक है, कोई अच्छी चीजें हैं, जो आज के जो शॉर्टकट में यो मतलब एक चीज बाहर से ब्रांड 500 दे रही है, आप उसको 250 दे रहे हैं, वो क्या वो आपको क्वालिटी देगा? तो बजाय खाने से बेहतर है घर में जो एक जो मिस्सी रोटी जिसे हम बोलते हैं ना, बेसन की रोटी, उसमें सारा कुछ डाल के वो ज्यादा ताकतवर है, उसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं बजाय इस तरह की चीजें खाने के। मतलब वो हमारे दौर में तो ये चीजें थी, ये तो मतलब अब ये 2000 के बाद ये चीजें सारी शुरू हुई हैं, तो इसलिए हम बीमार होते हैं। अब देखें जब बीमारी की जो मेन एक वजह ये भी है कि हम लोग ज्यादातर जो है ना वो चे वाली चीजें ज्यादा खाएं, चिकनाई, चावल और इस तरह के जो चीनी ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि चीनी का ज्यादा इस्तेमाल की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है। ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक का मना करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। अब उसमें देखें एक बोतल में अगर 9 चम्मच चीनी के हैं तो जहरी बात है डायबिटीज पाकिस्तान में पहले नंबर पे, हर दूसरे बंदे को डायबिटीज है। हाँ, अच्छा ये डायबिटीज तो अब हम पहले कहते थे अच्छा बड़ों में या कि टेंशन, अब तो बच्चों में भी आप देख लें डायबिटीज। देखिए बच्चों को हमारी अच्छा कुछ मौरूसी बीमारियां जाहिर बात है अगर पेरेंट्स को है तो उसमें बच्चों में भी होती है। हम लोगों का वाकई लाइफस्टाइल तो है ही है, फिर हमारी एक्सरसाइज जब से खत्म हुई है क्योंकि हम अब सहूलत पसंद ज्यादा हो गए, तो ये भी चीजें भी हमें जो है वो इस तरह के आप ज्यादा देर लेटे रहें, ज्यादा देर जो है वो आप बैठे रहें, तभी आपको इनका सामना करना पड़ता है। ऑब्वियसली देखें ना, मैं ये तो जहरी बात है, ये एक जो बीमारी जैसे हमारा टॉपिक है ना बैकेज कमर का दर्द, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ जस्ट पुअर लाइफ स्टाइल, कि जिसमें मतलब आप बैठे हैं तो आप कुब निकाल के बैठे हैं, मतलब आप मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले जाएं, जो एक अब मेरी एजुकेशन सारी चाइना से थी, बाहर फॉरेन कंट्री, वो कहते हैं यू शुड बी ऑन योर टो, अब बैठे ना, हमें हील नहीं लगाने देते, मतलब आपने इस तरह से आपने बैठना है। अब जैसे आप हील लगाते हैं माइंड आपका डाइवर्ट हो जाता है, आप फोकस नहीं कर पाते। फोकस करने के लिए कि आपको फिजिकल मेंटल अटेंटिव रहना पड़ता है, वो तब होगा कि जब आपके जो है ना टो पे आप रहेंगे। अब जैसे एक मतलब रेस्क्यू वाले वो क्या होता है ऑन योर टो, हर मतलब है कि हर वक्त मतलब एक्टिव अटेंटिव होते हैं, खुदा कहीं भी खुदा ना खासा कोई ऐसा मिस है तो फौरन से पहले उसको कैरी करें वो। तो हम लोग जब ऐसे डिप्रेस पोस्टर में बैठेंगे तो फिर बस यार मैं सुकून है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बेहतर लगता है, बस मुझे ऐसे बैठने दो। अब बैठने की वजह कि आपके पट्टे, आपका मसल्स, आपका अपना बोझ भी नहीं उठा पाते। अब उस बजाय आपको लोग कहें कि जैसे हॉस्पिटल में जाए यार बेचारा बड़ा अच्छा था, बेचारा बीमार हो गया, वो कितना मतलब है कि बुरा लगता है उस बंदे को कि यार मैंने ऐसे नहीं। अब मेरे पास जितने भी पेशेंट्स होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो डिसेबिलिटी की तरफ होते हैं, फालिज होता है उनको या पैदाइशी बच्चे होते हैं। अभी कल मेरे पास हॉस्पिटल में पेशेंट था, वो सऊदी अरेबिया से वो आया, तो उधर हल्का सा उसको स्ट्रोक का हुआ, उसके बाद वो इधर आ गया। तो मतलब हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ था सर पेशेंट सीरियस है, मैं बेटा ये कल इस बंदे को देखना तुम, मतलब उनके मेरा सिस्टम ये होता है कि जितने भी उसके लॉयकीन होते हैं सबको ट्रेन करना होता है। जो कुछ मैंने उनको एक्सरसाइजेज कराई, मैंने कहा आपने 5 से 6 मरतबा ऐसे कराए, अगले दिन थोड़ा स्टेबल था। फिर क्या होता है जो पेशेंट होता है ना उसको प्यार की जरूरत होती है, मोहब्बत की जरूरत है, इनकरेजमेंट की जरूरत होती है। जितना उसको बकअप करेंगे उतना जल्दी उसको मैंने जब देखा ना इसके मैं मतलब साइकोलॉजिकली इसने कहा मैं अब डिसेबल हो चुका हूं, वो मेरा हौसला हार गया। जब मैंने देखा ना उसको रिफ्लेक्सेस उसने एकदम शो किए तो मैंने कहा ये बंदे को जल्दी रिकवर हो जाए। आप बिलीव करेंगे मैंने 3 दिन के अंदर जो स्ट्रोक बिल्कुल ही वो उनके घर वाले मायूस थे, अल्हम्दुलिल्लाह कल वो डिस्चार्ज हुए, माशाल्लाह वो चल के गए। क्योंकि असल जो चीज वो है काउंसलिंग, मतलब आप फिजिकली तो परफॉर्म करें, असल जो चीज वो है साइकोलॉजिकली। जब तक मतलब मेंटल और फिजिकल बॉडी की कोऑर्डिनेशन नहीं होगी आप रिजल्ट नहीं ले सकते। अब फॉर एग्जांपल के बैक पेन का मसला है, अब हर बंदे पूछे यार नहीं यार बड़ा अच्छा यार बड़ा ख्याल करो यार, आपने झुकना ये नहीं करना ये नहीं करना, हर चीज मना कर गया। उसने कहा यार वाकई में अब मरीज होंगे, मैं कमर के दर्द का मरीज हूं, वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेता है कि बस ठीक है यार मैंने अब जिंदगी, हालांकि ऐसा नहीं है। ये खुदा ना करे ये बीमारी वो तो अल्लाह ना करे जैसे कैंसर जैसी बीमारी होती है या कोई ट्यूमर होता है, कोई ऐसे मर्ज होता है उसको हम बोलते हैं बीमारी। जो ये मसल्स की जो इम्बैलेंसमेंट होती है, मसल का स्ट्रेन
प्रेस खिंचाओ तनाव, इट्स नॉट अ डिजीज, ये है हमारा लाइफस्टाइल। अच्छा, फिर पोस्चर आपका सोने का, ये सब चीजें उसमें आ जाती है। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे कि किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज तो आपने बहुत सारी बता दी। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे जिनको पेन हो तो डॉक्टर्स मना भी कर देते हैं कि आपने जो है कोई इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ भी इस तरह की भारी चीजें नहीं उठानी, कोई वजन वाला काम नहीं करना, आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, झुकना नहीं है ज्यादा, मतलब इस तरीके से जो है आपको बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं। तो उनको, ऐसे जो पेशेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वो डिपेंड करता है उसका काज, उसका प्रॉब्लम्स को। ठीक है, अब खुदा न खासा एक तो नहीं कर सकते ना। हाँ। अब एक बोन इंजरी है, ट्रॉमा फॉर एग्जांपल हुआ है, उसको तो ज़ाहिर बात है, उसको मतलब रेस्ट से उसको रिकवर करना है। ये तो मतलब नॉर्मल जैसे दर्द होती हैं, जैसे ऑफिस वर्क है, या एक लेडी है जो सारा दिन किचन में काम करती है, या कोई ऐसे भारी वजन उठा लेते हैं, या मतलब एक रेस्टलेस होते हैं, या स्टैंडिंग लॉन्ग सीटिंग की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका जो सोल्यूशन ये है कि आज आपको एक दफा सारा, चूंकि प्रोग्राम भी इट्स नियर टू एंड, आपको सारा इसका पूरा सोल्यूशन दे देते हैं ताकि आप फ्यूचर में आप अपना ख्याल रख सकें। जैसे मैंने पहले मैंने 5 चीजें बताई थी। सीधा बैठना है, कुब निकाल के नहीं बैठना, साइड कट से लेटना है, साइड कट से उठना है, जब भी उठना है आपने एज से आपने सजदे में उठना है, रुकू में आपने बैठना है, कमर में की तकलीफ है तो आपने बेल्ट का इस्तेमाल करना है, और ज्यादा तकलीफ है तो बेटर भी है कि अकोमोड या चेयर का इस्तेमाल करें। और इस तरह से बादी चीजें नहीं खाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको तकलीफ है, जब आपकी मोबिलाइजेशन नहीं होती, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप कोई भी बादी चीज, आलू चावल गोभी, हार्ट बीट आपको महसूस होता है कि सांस आने में दिक्कत होती है, और आप महसूस होता है कि मुझे खुदा न खासा कोई कार्डिक इशू नहीं, समटाइम हैवी हेड हो जाता है, वो मतलब वो गैस की वजह से। उसका बेटर भी है कि सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट का मैक्सिमम इस्तेमाल करें, गर्म पानी जो है, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, बेशक ताजा पानी ही क्यों ना पिएं। फाइबर डाइट जो है, फ्रूट सब्जियां, उसका ज्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि चिकनाई वाली चीजें, मैदे वाली चीजों से जितना हो सकता है अवॉइड करें। अपने 24 घंटे में अपने आप को 1 घंटा लाजमी दें। आप कहीं भी कोई भी गेम खेलना चाहें, गेम खेल लें। अगर किसी भी पार्क में जाते हैं, 1 घंटा आप वॉक कर लें। कोशिश करें कि रात को खाना ना खाएं, या खाएं तो बिल्कुल ऐसे तसल्ली वाला खाएं, ओवर ईटिंग नहीं करें। ओवर ईटिंग करें, आजकल हर बंदे का स्टॉमिक अपसेट है। क्यों अपसेट है? कि हमारे जो होटलिंग हम लोग करते हैं, लेट नाइट ईटिंग, तो वजह है कि वो उसके बाद सिर्फ हमारा होता है सोना जब सुबह होते हैं वो डिस्कम्फर्ट होते हैं हम लोग, और हर दूसरे बंदे का स्टॉमिक बेसिकली एक इंजन है, ओवरलोड करेंगे तो पूरे बॉडी को इसने डिस्टर्ब कर देना है। इसलिए रात को कोशिश करें, वो हेल्थ कॉन्शियस आप अगर रहना चाहते हैं, रोटी कम से कम खाएं। क्योंकि रोटी हम लोग खाते हैं तो उसके बाद फिर पानी का ओवर कर देते ऊपर से, और अपनी लाइफ कहते हैं ना, अगर आपने सेहतमंद रहना है तो फिर अच्छी ग़िज़ा खाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे और आपने बहुत सारी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने की। और ये हमारी एक छोटी सी एफर्ट होती है ताकि हम लोगों को जो है कोशिश करते हैं कि एक ऐसा टॉपिक रखें जिससे अगर वो उससे सफर कर रहे हैं तो कुछ वो एहतियात करके आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।